नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रोशनी टाक। आज मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी यानी कि पीएम के खिलाफ पूरी जनता है। तो मेरा ये सवाल है कि अगर सभी उनके खिलाफ हैं तो वो इलेक्शन कैसे जीत जाते हैं और बार बार कैसे जीत जाते हैं? जो मोदी जी को पसंद करते हैं यानी कि उनके सपोर्टर्स जो हैं, उनको अधिकतर जो उनके हेटर्स हैं या कि हम कह सकते हैं कि ऑपोजिशन वाले हैं, वो भक्त का नाम देते हैं, भक्त के नाम से डिनोट करते हैं। तो अगर हम भक्तों का पूछें यानी कि हम सपोर्टर्स का यदि पूछें तो मोदी जी में कुछ करिश्माई ताकत है जिसकी वजह से वो एक हर आम आदमी का मन मोह लेते हैं और उसके दिल की बात जान लेते हैं। लेकिन हेटर्स या ऑपोजिशन वालों से अगर यही बात पूछी जाए तो समझ तो उन्हें कुछ नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी वो एक राग जरूर लाते हैं कि मोदी जी ने हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड कर दिया है और इसी स्ट्रैटेजी पे वो इलेक्शन जीत जाते हैं। आज इसी बात पर कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी, मैं आप लोगों से जो भी बात करूंगी ये सिर्फ मेरा परसेप्शन है, इसलिए कोई भी आप बुरा मत मानिएगा, बस उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ फेस टू एक्सप्रेस डीप एंग्विश अकॉर्डिंग टू मी। हमारे देश की हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बारे में जब हम बात करें तो बहुत गहरे दर्द, बिट्रेल्स, धोखे, जख्म है जिनको आज तक किसी ने समझा नहीं, या यूं कहिए कि किसी ने उनके बारे में बात ही नहीं की, उनको कभी एक्सप्रेस किया ही नहीं जा सका, या यूं भी कहना बुरा नहीं होगा कि हमको कभी मौका ही नहीं मिल पाया उन्हें एक्सप्रेस करने का। और अब इतने सालों बाद हम मिस्टर नरेंद्र मोदी को एक सुनहरा मौका कह सकते हैं कि वो हमारे जख्मों पे कुछ अपने तरीके से मरहम लगाते नजर आते हैं। ये भाईचारा, ये कौमी तहजीब, ये गुलदस्ता, क्या वाकई इन शब्दों में कोई भी सच्चाई छुपी हुई है? आप खुद सोचिए। हिंदू मुस्लिम के बीच में जो लड़ाई, मिसट्रस्ट की बातें हमारे सामने अक्सर आती हैं, सच में ये है भी कि मोदी जी ने ही फैला दी है इन सबको? ये जानने के लिए हम एक नजर डालते हैं हमारे हिस्ट्री के पन्नों पर। जी हाँ, इतिहास के पन्नों पर। क्या आप ये जानते हैं सन 1800 यानी कि 1800 से ही हमारे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं। जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी हमारे लीडर थे। हम सभी गांधी जी की रिस्पेक्ट करते हैं, नो डाउट उन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है उस वक्त। लेकिन अंबेडकर जी से एक बार गांधी जी का किसी बात को लेकर टकराव हो गया। बात है तकरीबन 1932 में एक आंदोलन की। अंबेडकर जी की कुछ प्रस्ताव थे, कुछ कंडीशंस थी, कुछ बातें थी, गांधी जी को वो पसंद नहीं आई और गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया अंबेडकर जी के घर के सामने जाकर। तब अंबेडकर जी ने बहुत सोचा और उन्होंने एक बहुत ही प्यारी बात कही। वो बात ये थी कि मेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस वक्त देश को आपकी जरूरत है। आजादी के लिए इस अनशन से आपकी जान भी चली जा सकती है, तो ये ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं अपनी मांगे वापस लेता हूँ, लेकिन बात तो मेरी ही सही है। उस वक्त अंबेडकर जी को झुकना, खैर कोई बात नहीं, अंबेडकर जी ने अपनी मांगे वापस ले ली, गांधी जी की जीत हुई, कोई बात नहीं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 1939 को कांग्रेस का अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे। जी हाँ, कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए ये इलेक्शन सुभाष चंद्र बोस ने अपने नाम जीत कर लिया था, लेकिन सीता खैया हार गए। उस वक्त भी गांधी जी ने कहा नहीं, अगर सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, तो मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा, ऐसा वैसा जो भी उन्होंने गांधी जी ने कहा उस वक्त भी तब सुभाष चंद्र बोस जी को अपना रेजिग्नेशन यानी कि त्याग पत्र देना पड़ा और उन्होंने दिया।
उसके बाद गांधी जी की जिद फिर से जीत गई, गांधी जी की फिर से जीत हुई। हालांकि अंग्रेजों के खिलाफ की गई भूख हड़ताल से हमारे देश को आजादी मिली, इस बात में कोई दो राय नहीं है और हम सब इस बात पे बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी थी जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ की, जब जिन्ना ने ये कहा कि पार्टीशन होगा, तो उस वक्त गांधी जी ने उनके घर के सामने जाकर आमरण अनशन क्यों नहीं कर दिया? आखिर गांधी जी के हाथ में इतना सॉलिड हथियार था आमरण अनशन करने का, जिससे वो हर किसी के सामने जीत जाते थे, यहाँ तक कि अंग्रेजों को भी उन्हें खदेड़ दिया। तो फिर जब अंग्रेजों को भगाया जा सकता था तो क्या पार्टीशन नहीं रोका जा सकता था? सोचने वाली बात है। लेकिन इस सवाल का जवाब देगा कौन? खैर, जिन्ना के अड़ने से पार्टीशन हो गया। अब 1947 में उस वक्त हमारे देश में तकरीबन 15 से 20 लाख डेड बॉडीज देखी गई। जी हाँ, 1.25 करोड़ लोग यहाँ से वहां हुए। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में अगर हिसाब लगाया जाए तो ये बहुत ही खतरनाक मामला साबित हुआ। उस वक्त सैकड़ों औरतों के साथ बदसलूकी हुई, जिन्हें निर्वस्त्र सड़कों पर चलाया जाता था, जिसको पिंड यात्रा के नाम से जाना जाता था, कहा जाता था। लेकिन ये सब हुआ क्यों, किसकी वजह से, और कौन जिम्मेदार है इन सब के लिए? क्या कोई भी इस सवाल का जवाब दे सकता है? तो सिर्फ इसलिए हुआ ये सब कि मुस्लिम्स ये कहते थे कि हमको आपके साथ नहीं रहना और पार्टीशन कर दो? या फिर आज भी जो बात कर रहे हैं गंगा जमुना तहजीब कौमी बराबरी की, इन रीजन से हुआ? बताइए। नहीं बता सकते तो जरा सोचिए। पार्टीशन के बाद जो लोग आए उन्होंने बड़ी गरीबी देखी। ना उनके पास पैसे थे, ना रहने को कोई जगह थी, ना अच्छे कपड़े थे, ना अच्छा खाना था, कुछ नहीं था। कैंप्स में रहते थे वो लोग। और ये सिलसिला कुछ छोटा मोटा नहीं था, ये सिलसिला तकरीबन 20 से 25 साल। वो लोग अब नहीं रहे, लेकिन रोंगटे खड़ी कर देने वाली उनकी कहानियां अब भी जिंदा है। ये सवाल अब भी जिंदा है जिनके जवाब नहीं मिले हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, कहानियों की उम्र बहुत बहुत लंबी होती है। जीसस, राम, कृष्ण, ये सब अच्छे इंस्पिरेशनल कैरेक्टर्स थे। ये लोग तो चले गए, लेकिन आज भी उनकी कहानियां हम लोगों के बीच में जिंदा है, जिनसे हम मोटिवेशन लेते हैं, इंस्पिरेशन मानते हैं अपनी पर्सनल जिंदगियों में इन सब कैरेक्टर्स को। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सारी कहानियां कलेक्टिव सबकॉन्शियस में अभी भी घूम रही हैं? हिंदू मुस्लिम के बीच जो ये हैट्रेड देखने को मिलती है वो बहुत ही एक्सट्रैक्ट हैट्रेड है। उसकी कोई शेप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, कोई ठोस वजह रीजन कुछ भी नहीं है, दिखाई भी नहीं देता। लेकिन फिर भी उसकी एग्जिस्टेंस है, वो है, महसूस की जा सकती है, भले ही मालूम ना चले लेकिन रियलाइज होती है। फिर आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन आ गया और फिर कुछ अजीब अजीब सी चीजें होने लगी हमारे देश में। शरीफा की बातें होने लगी, 4 शादियां हो सकेंगी ऐसी कोई बातें होने लगी। जब शाहबानो आती थी तो पूरा पार्लियामेंट असमंजस में आ जाता था। सुप्रीम कोर्ट को दबाने के लिए क्या क्या नहीं होता था। लेकिन अभी ये क्यों नहीं कहा गया कि हम शौरिया को पूरी तरह से लागू करेंगे? अरे उसमें तो लिखा है ना कि अगर चोर कोई चोरी करता पकड़ा जाए तो उसके हाथ काट दिए जाएं। तो हिंदू चोर जेल में रहेंगे और मुसलमान चोरों के हाथ काट दिए जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों? शौरिया में कहा गया है ऐसा होना चाहिए। यहाँ कांग्रेस के हाथों में ताकत आ गई, लेकिन कांग्रेस जो इस बात को बचाना चाहती थी कि पार्टीशन की वजह क्या थी, कहीं ये पार्टीशन उनकी वजह से तो नहीं हुआ, क्योंकि वो फेल हो गए, इसलिए इस बात को बहुत अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से दबाया गया। तो इन लोगों ने सब टेक्स्ट बुक्स ही अपने हिसाब से लिख दी। यूनिवर्सिटीज, एनसीईआरटी, सीबीएसई में सब अपने अपने आदमी भरने स्टार्ट कर दिए। जलसों में उन्हीं लोगों को चीफ गेस्ट बुलाया जाता, उन्हीं में से किसी न किसी को पद्मश्री भी दे दिया जाता। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने देश के लिए कोई काम ही नहीं किया।
नेहरू जी अगर इतने मॉडर्न आउटलुक वाले ना होते तो इतनी गरीबी में भी, इतने दंगों में भी इसरो के बारे में कौन सोचता, एटॉमिक पावर के बारे में कौन सोचता। वो नेहरू जी ही थे जिन्होंने इसरो, एटॉमिक पावर, आईआईटी के बारे में सोचा। लेकिन इसके साथ उन्होंने गलतियां भी की और वो कम बड़ी नहीं थी, और 72 झूठ फैलाए, जैसे कि कश्मीर को लेकर कि 370 में कुछ नहीं हो सकता क्योंकि महाराजा हरिश्चंद्र ने ऐसा डॉक्यूमेंट साइन कर दिया है, वैसा डॉक्यूमेंट साइन कर दिया है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब पता चलता है कि ये सब झूठ था। अंबेडकर जी ने उस वक्त भी विरोध किया था, विरोध पूरा तरीके से जताया था, लेकिन नहीं, क्या कर सकते हैं, नहीं लगाऊंगा मैं, लेकिन फिर भी लगा हवी, रोमिला थापर जैसे लोगों ने हमें हिस्ट्री पढ़ानी शुरू की। इन्होंने कहा कि हम सब बड़े सेक्युलर हैं साहब, ऐसी प्रोग्रेसिव बातें करो तभी देश आगे प्रोग्रेस कर पाएगा। वहीं हम इतने कंफ्यूज्ड हो गए कि गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह जैसे पूरे के पूरे खालसा कौम को और उनकी कुर्बानियों को ही भूल गए और पूरी तरीके से भुला दिया। उल्टा उनके नाम पे हम चुटकुले बनाकर मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने हमारे देश के लिए कितनी कुर्बानियां दी। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इंसान बड़ी ही नाशुक्री प्रजाति होती है। इतने हम लोगों के ऊपर उपकार इस कौम के और हम उन्हीं का मजाक उड़ाने लगे। खैर, एक अगर भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों को मिला दें तो तकरीबन 50 करोड़ मुस्लिम लोग हैं। अब सोचने वाली, गौर करने वाली बात यह है कि ये आए कहां से। अरे इतने मुस्लिम्स तो अरब में, मिडिल ईस्ट में भी नहीं है। बुद्ध, राजपूत, सिख, वैश्य और न जाने कितनी ही कौमें हैं, ये इतनी ज्यादा क्यों नहीं है। फिर कुछ अजीब लोगों ने एक और नरेशन दिया, एक और नैरेटिव देना स्टार्ट किया कि हिंदू बहुत ही प्यार से कन्वर्ट हो गए हैं। कैन यू एक्चुअली बिलीव इट? कितनी अजीब बात नहीं है। जरा गौर से सोचिए कि आप बचपन से लेकर आज जो भी उम्र में है, क्या आपने एक भी हिंदू ऐसा देखा है जो प्यार से मुस्लिम कन्वर्ट हो गया हो? खैर, जब कश्मीर में 3 से 4 लाख हिंदुओं को भगा दिया गया और प्यार से मुस्लिम्स भर गए, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? उस वक्त जब कैलिफत हो रहा था तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आराम से चैन की नींद सो रहा था। इंटेलेक्चुअल्स सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे, रोजा इफ्तार की दावतें चल रही थी। एवरीवन वाज वेरी वेरी हैप्पी एंड केयरफ्री। एक बात बताइए, हम जब सब इतने भोले हैं तो फिर हम लोग किसी न किसी बात पे अपनी टांग क्यों घुसा देते हैं? क्या सच में हम लोग भोले हैं कि बिल्कुल मूर्ख हैं, या फिर समझ कर भी कुछ समझना ही नहीं चाहते? फिर इतने झूठे हैं कि हमको किसी भी चीज से कोई मतलब ही नहीं बचा है। 2001 में जब पार्लियामेंट पर अफजल गुरु ने हमला किया, अटैक किया, और उसके सम्मान में हजारों लोग खड़े हो गए, वाह जी वाह। और हमने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। हम कहाँ कुछ कहते हैं, हम कहते हैं कि हम थोड़ी ना खड़े हुए, जो हो गए उन्हें होने दो। 2012 में मुंबई आजाद मैदान में एक रैली ऑर्गेनाइज हुई। उस रैली का नाम था रोहित गैंग सपोर्टिव रैली। वाओ, क्या लेना देना है भाई हम लोगों का उन लोगों से? कोई सवाल, इस सवाल को किया किसी ने किसी से और इसका जवाब मिला। रैली में इतनी भगदड़ मच गई कि आखिरकार शहीद स्मारकों को लात मार मार कर तोड़ दिया गया। मतलब आप किसी गैंगस्टर्स के लिए, किसी गैंग के लिए अपने शहीद जवानों के स्मारक तोड़ रहे हैं, और हम ऐसी जगह मूक बधिर बन जाते हैं। हम लोगों को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग जागते कब है? जब हमारे साथ कुछ होता है, या फिर हम लोग सोशल प्लेटफॉर्म्स पे छीटाकसी करते हैं अपनी समझ अनुसार। हम लोग प्रैक्टिकली कुछ नहीं सोचते हैं, और जहां हमें बोलना चाहिए वहां हमें क्या मतलब है जी। ये जो भी हेट स्टोरी चलती आ रही है ना, ये कोई भी प्योरली कभी भी पास्ट हिस्ट्री नहीं थी, कभी हुई ही नहीं।
ये कंटिन्यू चली आ रही है, कंसिस्टेंसी के साथ एकदम चली आ रही है। हम हमेशा से यही देखते आ रहे हैं, हमें हमेशा यही देखने को मिला है। कभी अफजल गुरु इसका रीजन हो जाता है, तो कभी क्रिकेट मैच बहाना बन जाता है, तो कभी कश्मीर के लिए, तो कभी किसी और चीज के लिए, कभी आजाद मेनन, तो कभी क्या तो कभी क्या। न्यू एडिशंस हमेशा हमें देखने को मिलते हैं, मिलते नजर आए हैं और शायद आगे भी मिलेंगे। बस मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि आज भी हम, अगर आप थोड़ा सा भी अगर गौर से सोचे, तो अगर ये क्या सच नहीं है कि किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी की एरिया से जब आप निकलते हैं तो आज भी आपके मन में एक थोड़ा डर होता है कि हम यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट होके चलें, या यहाँ पे किसी से हमारी आर्ग्यूमेंट ना हो जाए। तो ये टेरर अपनी ही जगह क्यों? बस मुझे तो इस सवाल का जवाब चाहिए कि हमको एक एक्स्ट्रा डर क्यों लगता है। क्या ये जितने भी सवाल, जितने भी मुद्दे मैंने उठाए हैं, क्या इनके बारे में किसी ने भी सोचा, जवाब मांगने की या ढूंढने की कोशिश करी? और अगर नहीं, तो उन लोगों को अपने घर में बैठ के अपने मोबाइल गैजेट से सोशल प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोफाइल पे बकलोली करने का बिल्कुल भी हक नहीं है। इफ यू कैन नॉट स्टैंड, if you cannot take any stand, you don't have right to criticize। एटलीस्ट दूसरे देशों में कोई कुछ करे या ना करे, लेकिन अपने लीडर की इज्जत जरूर करना जानता है। लेकिन क्या हमारे अंदर वो क्वालिटी भी है? सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि भाई मोदी जी एक इमोशनल बाम है जिनकी देश को बहुत जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रोशनी टांग। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वीडियो मैंने इतने अंधेरे में क्यों शूट किया, क्योंकि मैं अपना चेहरा नहीं बताना चाहती थी। मैं चाहती थी कि बात चेहरे की ना सुनी जाए, सिर्फ आवाज सुनी जाए। बात सही है या गलत है ये महसूस किया जाए। चेहरे का क्या है, कोई भी बोले, जो भी मैंने कुछ बोला वो सब मेरा अपना खुद का परसेप्शन है। लेकिन सिर्फ परसेप्शन ही नहीं है, मैंने इसके बारे में डीप स्टडी किया है, पढ़ा है, अपना इतिहास खोजने की कोशिश की है। ये जो भी लोग होते हैं ना, जो पॉलिटिक्स को बदलने की बातें करते हैं, ये नेता खराब है, वो नेता खराब है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या आप जो सजेशंस फेसबुक पे, ट्विटर पे दे रहे हैं, आप खुद सोचिए, जो आप दे रहे हैं सजेशंस, क्या आप उनमें से इतना सा भी 0.1% भी खुद देश को बदलने के लिए, तो दूर की बात है अपने आप को बदलने के लिए कोई एफर्ट करते हैं? ये थॉट तो मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा था कि मुझे एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करती, ना मुझे पॉलिटिकल किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, ना मैं कांग्रेस से हूं, ना मैं बीजेपी से हूं, और मोदी जी मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है। मुझे किसी से बैर नहीं है, किसी से प्रेम नहीं है। मैं सिर्फ वो बात बोल रही हूं जो मैंने पढ़ी है, जो मैंने खोजी है। अगर आपको क्रिटिसाइज करने का इतना शौक है ना, तो पहले इतिहास उठाइए। पता है लोगों को परेशानी क्या है? मैं अपने आसपास जितने भी लोगों को देखती हूँ ना, या तो वो मोदी सपोर्टर्स हैं, और जो हेटर्स है ना, उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें मोदी जी से प्रॉब्लम क्या है। सुनी सुनाई बातें बोलते रहते हैं, बेसिर पैर की, कोई लॉजिक नहीं है। ये डिसीजन गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप बता दो क्या करना चाहिए था। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग इतने सक्षम हैं, इतने एफिशिएंट हैं, तो क्यों नहीं आते पॉलिटिक्स में? हमें पॉलिटिक्स पसंद नहीं है। कौन आना चाहता है? टेक अ स्टैंड। नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन आज ही मैं किसी से बात कर रही थी, और मेरी अति प्रिय जो जिनसे मैं बात कर रही थी, वो मुझे बहुत पसंद है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन जब बात चली तो मैंने उनसे एक्सक्यूज पूछा कि आप इतनी जो हेट लेके बैठी हुई, क्यों बैठी हुई? उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मोदी जी ने जो भी डिसीजंस लिए हैं वो बहुत गलत लिए हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, मैंने उनसे यही सवाल किया, मान लिया कि मोदी जी ने सारे डिसीजंस गलत लिए हैं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उन्होंने मुझसे एक बात कही कि इस वक्त, लॉकडाउन के वक्त,
आप अपने घर पर हैं, अपने परिवार के साथ हैं, इसलिए आपको दूसरों की परेशानी महसूस नहीं हो रही है। लेकिन जब हम वीडियोस देखते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, खून खौल जाता है कि ऐसा क्या सिस्टम है ये। मैंने कहा और उसके बाद आप क्या करती हैं? तो बोलती कुछ नहीं। मैंने कहा क्या आप कोई स्टैंड लेती हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, स्टैंड मैं नहीं ले सकती, पॉलिटिक्स मेरे टाइप की चीज़ नहीं है, मैं पॉलिटिक्स कभी ज्वाइन नहीं करूँगी। हाँ, सोशल सर्विस कर सकती हूँ, पॉलिटिक्स में सब चोर हैं। जब आप पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं कर सकते, कोई बदलाव लाने की हिम्मत नहीं उठा सकते, बीड़ा नहीं उठा सकते, हिम्मत नहीं कर सकते, तो आपको क्रिटिसाइज करने का क्या राइट है? आई एम रियली सॉरी। लेकिन एक नॉर्मल सिटीजन, सबसे पहले एक बात पूछिए कि आप एक इंडियन है, एक आम नागरिक है, एक सिटीजन है, क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप अपने देश के प्रधानमंत्री की इज्जत कर लें? बाकी चीज़ें तो बहुत दूर की बात है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे तो हर कोई अपने आप में प्राइम मिनिस्टर है, किसी को किसी की इज्जत करना आता ही नहीं। क्यों नहीं आता? जिस भारत देश की ट्रेडिशंस के, कल्चर के हम लोगों को उपदेश देते हैं, जब मौका पड़ता है तो हम विदेशी चीज़ों को अपना लेते हैं, वेस्टर्न हो जाते हैं, चलता है, और जब ज़रूरत पड़ती है, जब अपने ऊपर बात आती है तो इंडियन बन जाते हैं, कल्चर को याद कर लेते हैं, ट्रेडिशन का नगाड़ा पीट लेते हैं। मेरी शक्ल पे मत जाइए, मैं कौन हूँ, क्या करती हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि जो बातें मैंने आप सबसे शेयर की हैं, क्या वो सही है? क्या वो कोई भी चीज इत्तेफाक रखती है? लोगों को प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने जिंदगी भर रिश्वत दे दे के काम करवाया है। अब रिश्वत नहीं ले सकते, खुलेआम नहीं ले सकते, बहुत परपंच है। अपनी प्रॉपर्टी बेचने में प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी खरीदने में प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही इतना। अरे तुम्हारे पास 10 घर है, जिसके पास एक भी घर नहीं है वो घर नहीं खरीद सकता। तो अगर ऐसे सिस्टम आ गए हैं तो क्या परेशानी है? मिडिल क्लास लोग हंसते हंसते एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो हेटर्स है ना, उन्हें एक्चुअली पता ही नहीं कि हम हेट क्यों करते हैं, जस्ट दे वांट टू ब्लेम। हम भी हैं, हमारा भी एक परसेप्शन है, पता होना चाहिए। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगी, भारतीय हैं, भारतीय होने पर प्राउड कीजिए, और कुछ नहीं कर सकते, समर्थन आपसे कोई नहीं मांग रहा। एक बार इतिहास उठाइए, देखिए, समझिए, अपने दिमाग को काम पे लगाइए, सही और गलत की पहचान खुद करिए। फिर भी अगर आपको गलत न लगते हैं तो लगने दीजिए, लेकिन वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, कम से कम इज्जत तो कीजिए, इज्जत तो दीजिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय।